लोग देख लेते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर। देखिए, अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ और लिवर फेल हो गया, इसका मतलब जो हेपेटाइटिस था बहुत ज्यादा सीवियर हेपेटाइटिस था। तो हम लोग इसी को और भी नाम से कहते हैं एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है। और जल्दी लिवर फेल हो गया, बहुत तेजी से सब कुछ हुआ, तो हम लोग कभी कभी कह देते हैं फल्मिनेंट लिवर फेलियर। तो इसके कई नाम हैं, सब एक ही हैं। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन के चक्कर में पड़ोगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को हम लोग कह देते हैं एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटाइटिस। इसी को हम लोग कभी कभी कह देते हैं जल्दी फेल हो गया, फल्मिनेंट हिपैटिक फेलियर, फल्मिनेंट हिपैटिक फेलियर। ऑल दीज टर्म्स आर मोर और लेस सेम। ठीक है, इंटरचेंजिंगली यूज किए जाते हैं। अगर एक टर्म की बात किया जाए तो हमेशा टर्म यूज करो एक्यूट लिवर फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम लोगों ने कल भी बात किया था कि अगर किसी का लिवर फंक्शन गड़बड़ हो गया है तो दो मैनिफेस्टेशंस काफी पहले आते हैं। रोज कुछ ना कुछ यूरिया बन रहा है, सॉरी अमोनिया बन रहा है, जिसको बॉडी में लिवर को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करना है। तो ये रोज रोज का काम है। अगर लिवर एक भी दिन काम नहीं करेगा तो ये यूरिया बढ़ जाएगा, सॉरी अमोनिया बढ़ जाएगा और ब्रेन तक चला जाएगा, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। दूसरा मैनिफेस्टेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट में हो सकता है ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस आने लगे। ठीक है, पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम आपका इंक्रीज कर जाए। राइट, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एनकेफेलोपैथी की। ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, सब कुछ कल पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं एक मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगा, कई सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो सिंड्रोम कह सकते हैं। अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय, अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। अभी बात करेंगे डिटेल में हिपैटिक एन इनकेफेलोपैथी। तो जो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होता है वो अमोनिया बढ़ जाने की वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग का कम हो जाना होता है। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम सडन, एक्यूट का मतलब जल्दी हो गया, रिजल्टिंग फ्रॉम सडन, सडन भी है, एंड सीवियर इम्पेयरमेंट, सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ हिपैटिक फंक्शन। राइट, बात किया था हम लोगों ने, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा आपका लिवर। कितने दिन में हो, हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूट लिवर फेलियर की, अकरिंग विद इन 4 वीक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, अकरिंग विद इन 4 वीक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स का मतलब जैसे मान लीजिए किसी को लिवर डिजीज हुई और उनको जॉन्डिस आज मिला, तो ये जॉन्डिस सिम्टम हो गया, सिम्टम आने के कितने दिन के बाद लिवर फेल हो गया, शहीद हो गया। तो अगर यहाँ पे विद इन 4 वीक है तो हम लोगों ने क्या कह दिया, लेस देन 28 डेज, या हम लोगों ने कह दिया लेस देन 1 मंथ। विद इन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज, in absence of any pre-existing liver disease। सिंपल है, डेफिनेशन ये कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही मैनिफेस्टेशन आएगा, लेकिन कई मैनिफेस्टेशन आएंगे। जो पहला मैनिफेस्टेशन आएगा कि यूरिया से, सॉरी अमोनिया से यूरिया नहीं बना। कल वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था लिवर के 3 मेन फंक्शन हैं जिनके बेसिस पे हम लोग लिवर फेलियर कहेंगे। अमोनिया से यूरिया नहीं बना और आपके विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बने। तो एनकेफेलोपैथी और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस एक्यूट लिवर फेलियर में कॉमन है।
और अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है, वहां पे लिवर फेल हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं अब तक काफी टाइम गुजर गया है, लिवर काम नहीं कर रहा है, बॉडी में प्रोटीन भी कम हो गए होंगे, एल्ब्यूमिन भी कम हो गए होंगे, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया होगा, राइट। जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर अगर कम हो गया तो पेशेंट में एक एडिशनल मैनिफेस्टेशन भी मिलेगा, जो कि होगा आपका एडिमा। और सबसे पहले ये एडिमा मिलेगा आपके एब्डोमेन पे, पेरिटोनियल फ्लूइड में, पेरिटोनियल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, मतलब एसाइटिस, राइट। ये सब बेसिक वगैरह देख चुके हैं। कभी कभी लिवर और तेज फेल हो जाता है, आज जॉन्डिस हुआ, एक हफ्ते के अंदर ही फेल हो गया, तो हम लोग कहते हैं हाइपर एक्यूट हिपैटिक फेलियर। ठीक है, तो कभी कभी एक्यूट से हाइपर एक्यूट एक टर्म होता है, हाइपर एक्यूट हिपैटिक फेलियर। हाइपर अक्सर ये पॉइजनिंग वगैरह में होता है, जैसे किसी ने कोई पॉइजन खा लिया हो या कोई ड्रग ले लिया हो जो काफी हिपैटोटॉक्सिक हो, तो हम लोग कहते हैं ये क्या है, ऑनसेट ऑफ एनकेफेलोपैथी, onset of encephalopathy within 7 days, within 7 days of onset of symptoms, onset of symptoms। ये आपका हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, अगर किसी को हाइपर एक्यूट फेलियर है, हाइपर एक्यूट, तो हम लोग कहते हैं केवल पेशेंट में एनकेफेलोपैथी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया से यूरिया नहीं बन पा रहा है, अमोनिया का लेवल ज्यादा हो गया। अगर किसी को एक्यूट लिवर फेलियर है, एक्यूट हिपैटिक या लिवर फेलियर, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एनकेफेलोपैथी तो होगा ही, इनकेफेलोपैथी तो होगा ही, प्लस प्लस में हम लोग यहाँ पे ऐड किए देते हैं ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस भी मिल सकते हैं, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके कम हो गए, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, दैट इज क्या कम हो गए, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, है ना। अभी इतना ही, बाकी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। फैक्टर का लेवल नहीं कराते हम लोग, क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लेते हैं, पीटी आईएनआर और आपका एपीटीटी, उनकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, क्रॉनिक लिवर फेलियर या क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, और यहाँ पे अगर लिवर फेल हो जाए, क्रॉनिक लिवर डिजीज, यहाँ पे हम लोग कहते हैं एनकेफेलोपैथी तो होना ही है, ये तो पहले ही हो चुका है, किसी तरीके से बंदा जिंदा है। दूसरा हम लोग कह देते हैं ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस भी होंगे, लेकिन किसी तरीके से काम चल रहा था। तीसरा हम लोग कह देते हैं यहीं पे एक एडिशनल मैनिफेस्टेशन आ जाएगा कि पेशेंट में लिवर का ही काम होता है क्या बनाना, प्रोटीन, और आपके एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन सबसे एबेंडेंट प्रोटीन होती है, लिवर खराब है तो ये भी नहीं बने। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ और पेशेंट में सूजन मिलना शुरू हुआ, एडिमा, और सबसे पहले ये सूजन मिली पेट पे, एसाइटिस, बाद में पूरी बॉडी पे हो गया, हम लोगों ने कह दिया एनासार्का, जनरलाइज स्वेलिंग या एनासार्का। ठीक है, तो जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो एक कंपैरेटिव वे में पढ़ें तो थोड़ा सा बेहतर है। तो हम लोगों ने अभी केवल डेफिनेशन देखी है, हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर क्या है, एक्यूट, हाइपर एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर में क्या क्या चीज ग्रॉसली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कॉजेज, इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। किसी को जल्दी से जॉन्डिस हुआ और फटाफट लिवर फेल हो गया, तो कभी हेपेटाइटिस सी नहीं सोचेंगे, ठीक है। दारू की हिस्ट्री नहीं है तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी नहीं सोचेंगे। तो आइए देख लेते हैं इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, कॉजेज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर,
ऐसा क्या हो जाता है कि लीवर बेचारा ठीक ठाक था, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज नहीं थी, लेकिन लिवर यहाँ पे शहीद हो गया। आइए पहले कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में देख लेते हैं, लाइफ थोड़ी सी इजी रहती है पिक्चर्स से। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, कहीं पे मैंने कोई ऐसा कॉज नहीं लिखा है कि जिसमें से एकदम क्लियर कट हो कि क्रॉनिक लिवर डिजीज कराएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, सबसे पहली चीज लिख लेते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर लोग ड्रग्स के आदी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का मतलब यही है जो हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ड्रग्स लोग आईवी भी लेते हैं, ठीक है, नशे के लिए लेते हैं, तो वो सारी चीजें भी हार्मफुल हैं। ठीक है, इवन कुछ हर्बल मेडिसिन, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि हर्बल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, अगर किसी चीज का इफेक्ट आ रहा है तो साइड इफेक्ट भी जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल तो तब भी कम पॉइजनस है, कम टॉक्सिक है। मान लीजिए किसी ने कॉम्बी फ्लाम ले लिया, बिना मतलब के रोज कॉम्बी फ्लाम या आइबुजिसिक एसिड खा रहे हैं, तो ये सब चीजें लिवर के लिए टॉक्सिक हैं। इसके अलावा क्लोरीनेटेड कंपाउंड, अगर किसी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चलती है तो वहां पे सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एक्सेप्ट इथम्ब्यूटॉल आपके हिपैटोटॉक्सिक होते हैं, तो ये भी टॉक्सिसिटी करा सकते हैं। टीबी की दवा तो 6 ही महीने चलती है ना, तो शुरू के 1 महीने में कंटिन्यूस इंटेंसिव फेज होता है, ज्यादा ड्रग्स देते हैं, तो उसमें लिवर फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, और 1 महीने के अंदर अगर फेल होता है तो हम लोग एक्यूट कहेंगे। इक्टेसी बहुत खतरनाक नशा है, ठीक है, ये एडिक्शन सब्सटेंस है एक्टेसी, ठीक है, ड्रग एब्यूजर्स लेते हैं। तो कुल मिला के कोई ऐसा सब्सटेंस का अगर इनटेक है जो लिवर के लिए टॉक्सिक है, ठीक है, तो ये आपका 1 महीने से पहले ही लिवर फेलियर करा सकता है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे वायरल इन्फेक्शंस, जैसे मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया। हेपेटाइटिस बी ज्यादातर क्या कराता है, एक्यूट लिवर फेलियर कराता है, हालांकि कुछ आपके हेपेटाइटिस बी के केसेस क्रॉनिक लिवर डिजीज में चेंज हो जाते हैं, है ना, फिर आगे चल के सिरोसिस कराते हैं, आगे चल के लिवर कैंसर भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ये तो केवल एक्यूट हेपेटाइटिस कराएंगे। ठीक है, 90% केसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी भी आपके एक्यूट हेपेटाइटिस जरूर कराएंगे। हेपेटाइटिस सी 1% एक्यूट कराएगा, अदरवाइज हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक कराएगा। और डी का तो कोई इंडिविजुअल उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अगर बी है किसी को तो उसी के ऊपर हेपेटाइटिस डी कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें लिवर फेलियर के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए लिवर के अंदर कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो हम लोग कहते हैं विल्सन्स डिजीज। अगर लिवर के अंदर आयरन जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, हीमे हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, इसी तरीके से मान लो किसी की बॉडी में कोई कैंसर हो गया और ये कैंसर लिवर तक जा पहुंचा, तो हम लोग इसी कंडीशन को कहते हैं मेटास्टेसिस। कैंसर एक जगह का हो, मान लो मुझे लंग का कैंसर हो और ब्रेन तक चला गया हो, तो हम लोग कहते हैं कैंसर फैल गया है, मेटास्टेसिस हो गई है। ठीक है, इसके अलावा मशरूम कभी कभी पॉइजनस हो सकते हैं जो लिवर को एक झटके में खराब कर सकते हैं, एमानिटा फाइलॉइडिस। ऐसा नहीं कि वायरस केवल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी होते हैं, इनके अलावा भी कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे साइटोमिगेलो वायरस, येलो फीवर वायरस, इप्स्टीन बार वायरस, ये भी आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं मेन मेन कॉजेस क्या हैं अपने वर्ड्स में। तो फिर से लिख लेते हैं इटियोलॉजी, राइट। इटियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की। ठीक है, नंबर 1, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। आप लोगों को पता है 5 टाइप के वायरसेस होते हैं जो हिपैटोटॉपिक होते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। लेकिन हेपेटाइटिस ए बच्चों की डिजीज है, एक बार हेपेटाइटिस ए क्लिनिकल या सब क्लिनिकल हो गया
लाइफ लॉन्ग क्या रहती हैं, एंटीबॉडीज रहती हैं। तो एडल्ट में हेपेटाइटिस ए होता नहीं है, अनलेस एंटिल बहुत छुई मुई इंसान हो, बचपन में कभी वायरस से एक्सपोजर ही ना हुआ हो, पहली बार 20 साल पे या 50 साल पे एक्सपोजर हुआ, तो उनका तो भाई ऊपर वाला ही मालिक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर एडल्ट्स की बात करें तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, ठीक है। चिल्ड्रेन की बात करें तो चिल्ड्रेन में हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ठीक है। एक बार किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया तो दोबारा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सबको हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ए की वजह से जॉन्डिस हुआ होगा बचपन में, लेकिन हाँ हेपेटाइटिस ए आपकी बॉडी में जरूर गया होगा। हो सकता है जॉन्डिस ना किया हो, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कर गया हो और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग के लिए दे गया हो, या हो सकता है आपको टीका लग चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस मेनली आपके हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ई। और आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा ड्रग्स, बी, ड्रग्स, ड्रग्स में ऑल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एक्सेप्ट इथम्ब्यूटॉल आर हिपेटोटॉक्सिक। मान लीजिए मैंने कह दिया पायराजिनामाइड, सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक। आइसोनियाजिड अगेन इन स्लो एसिटाइलेटर्स वेरी हिपेटोटॉक्सिक। अगेन मैं कहूं आपके रिफेम्पिसिन वेरी हिपेटोटॉक्सिक। तो हम लोग कहते हैं कि ज्यादातर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आपके हिपेटोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे कह दिया एग्जाम्पल एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ड्रग्स, ठीक है। एग्जाम्पल पायराजिनामाइड जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक पायराजिनामाइड, ठीक है, जेड से लिखते हैं इसको। आइसोनियाजिड एच से लिखते हैं। इसके अलावा रिफेम्पिसिन आर से, ठीक है। बाकी ड्रग्स भी हिपेटोटॉक्सिक हैं, फर्स्ट लाइन में यही तीनों। इथम्ब्यूटॉल आपका हिपेटोटॉक्सिक नहीं होता है, वो आई के लिए टॉक्सिक होता है, वो कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। इतना ही नहीं, और एग्जांपल ले लीजिए कॉम्बीफ्लॉम, बहुत खाते हो तुम लोग, ठीक है, कॉम्बीफ्लॉम। और यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ इसका मार्केट नेम, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या है, आइब्यूजेसिक एसिड। पैरासीटामोल भी आप लोग लोगे बिना मतलब के, तो ये भी आपका लिवर के लिए टॉक्सिक है, नेक्रोसिस ऑफ लिवर ये भी करा सकता है, ठीक है। तो दुनिया भर की ड्रग्स हैं जो हिपेटोटॉक्सिक हो सकती हैं, सबका नाम लिखना बहुत जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, मशरूम पॉइजनिंग, एमानिटा फाइलॉइडिस, ठीक है, पॉइजनिंग। यहाँ तो कॉम्बीफ्लॉम पैरासीटामोल रोज खा रहे हैं, कभी कभी मान लीजिए किसी को खिला दिया जाए या कोई सुसाइड करने के लिए खाए तो भी उसका लीवर खराब हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में मशरूम एक होता है, एमानिटा फाइलॉइडिस, एमानिटा एमानिटा फैलॉइडिस, ये मशरूम होता है, ठीक है। मशरूम भी तुम लोग बहुत खाते हो। तो एक ये थोड़ा सा हिपेटोटॉक्सिक मशरूम होता है। या मान लीजिए किसी ने पैरासीटामोल खा लिया, तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग से भी हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, जैसे कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है, वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया था नॉन ए नॉन बी वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे अदर कॉजेज करके लिख लेते हैं, डी, अदर कॉजेज। हम लोगों ने कह दिया नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस, मतलब ना हेपेटाइटिस ए है ना हेपेटाइटिस बी है। एग्जाम्पल मैंने कह दिया साइटोमिगेलो वायरस, साइटोमिगेलो वायरस कैंसर वगैरह कराता है। इप्स्टीन बार वायरस, ये भी मैलिग्नेंसी लिम्फोमा वगैरह कराता है, इप्स्टीन बार वायरस। ये केवल लिवर को अटैक नहीं करते, बॉडी के और भी सेल्स को अटैक करते हैं। इसके अलावा मैंने कह दिया किसी को मेटाबॉलिक डिजीज हो, विल्सन्स डिजीज, यहाँ पे कह देते हैं मेटाबॉलिक डिजीज हो,
विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज कोई बहुत बड़ी डिजीज नहीं है, लीवर के अंदर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग फैटी लीवर पढ़ते थे तो वहां पे लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता था लीवर सेल के अंदर, और वो फंक्शन नहीं कर पाते थे, आगे चल के उसमें भी लीवर डैमेज होता था। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन लीवर सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से लीवर के अंदर ही आपका डिपॉजिट क्या हो जाएगा, आयरन डिपॉजिट हो जाता है, तो हम लोग कह देते हैं हीमेटोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, ये कुछ आपके मेन मेन कॉजेज हैं जिनमें एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है। पहला आपका एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, फिर ड्रग्स, फिर पॉइजनिंग, और फिर अदर कॉजेज। आइए एक चार्ट और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे विल्सन डिजीज, अगर किसी को विल्सन्स डिजीज है तो ऐसा नहीं कि बड़ा हो गया तब विल्सन, बचपन से ये आगे चल के ये आपका क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी करा सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज, बॉडी की अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, अगर लिवर सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया तो लिवर डैमेज होगा, और क्या होगा, वहां पे लिवर फेलियर हो सकता है। एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी, मतलब आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो आपके एनसिड्स होते हैं, इवन एस्पिरिन जो होते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, एडल्ट के लिए तो फिर भी कम होते हैं। इसलिए बच्चों में हम लोग पैरासीटामोल के अलावा दूसरी ड्रग देना पसंद नहीं करते, खासकर अगर 3 साल से छोटा बच्चा है। वायरल हेपेटाइटिस, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों में होता है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, लीवर का इस्चीमिया, हिपैटिक इस्चीमिया, लीवर को ब्लड ही नहीं दोगे तो लीवर पास थोड़ी ना होगा, फेल ही होगा। यहाँ पे भी एंसिड टॉक्सिसिटी, बाकी कॉजेज, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी की बात कर चुके हैं, हिपैटिक इस्चीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज, विल्सन्स डिजीज। राइट, तो ये आपके इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो लिवर को, ये कॉजेज होते हैं जो लिवर को बहुत तेजी से डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में कुछ मैनिफेस्टेशंस आएंगे, और जो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होगा वो एनकेफेलोपैथी होगा। आइए अब क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या मिलते हैं अगर किसी को एक्यूट लिवर फेलियर हो। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया है, अगर किसी को एक्यूट लिवर फेलियर हो तो वहां पे एनकेफेलोपैथी और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन मिल सकते हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है और वहां लिवर फेलियर होता है, तो वहां पे आपका एडिमा, एसाइटिस, एनासार का मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं, हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे जो हम लोग डायरेक्टली लिवर फेलियर से रिलेट कर सकें। आइए एक डायग्राम यहाँ पे और ले लेते हैं। बॉडी का कोई एक भी ऑर्गन अगर कम ठीक से काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट बाकी ऑर्गन्स पे भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, फ्री रेडिकल्स और आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो अगर लिवर नहीं है तो मान लीजिए कि किसी की बॉडी में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हुआ यूरिया साइकिल के थ्रू। अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, बॉडी से निकलना जरूरी है। अगर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अमोनिया एक लेवल से ज्यादा हो जाएगा और बॉडी के अपने टिश्यूज को ही डैमेज करने लगेगा, पर्टिकुलरली ब्रेन। यहाँ पे जो पहली चीज एक्यूट लिवर फेलियर की में हम लोग बात करते हैं वो आपका क्या है, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, ब्रेन के लिए टॉक्सिक है, ब्रेन डैमेज होने लगेगा, ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट इंसान में सीजर्स आ सकते हैं, इंसान में कोमा भी हो सकता है, और फाइनली डेथ भी हो सकती है। तो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, एनकेफलाइटिस और एनकेफेलोपैथी में क्या डिफरेंस होता है हम लोगों ने पिछले टर्म पे देखा था। यहाँ पे पेशेंट का दिमाग खराब नहीं है, दिमाग में कोई
डायरेक्ट एजेंट की वजह से स्वेलिंग नहीं है कि हम एनकेफ्लाइटिस कह दें। यहाँ हो क्या रहा है, बॉडी में कोई और ऑर्गन खराब हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया लिवर खराब हो गया, और क्या बढ़ गया, अमोनिया बढ़ गया। ये अमोनिया ब्रेन के लिए टॉक्सिक है। अगर किसी के पास ब्रेन होगा काम भर का, तो ये अमोनिया उसके ब्रेन को फंक्शन नहीं करने देगा। तो अमोनिया लेवल बढ़ जाने की वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग का कम हो जाना, आगे चल के ब्रेन एडिमा हो जाना, ठीक है, कोमा हो जाना, ये आपका हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं पेशेंट में ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं पेशेंट में एक मैनिफेस्टेशन और काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पेशेंट में लंग की प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल काफी ज्यादा हो गए हैं। तो हम लोग कहते हैं एक्यूट लंग इंजरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपके बोन मैरो को भी क्या कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट में ब्लड सेल फॉर्मेशंस वगैरह भी कम हो सकती हैं। एक मैनिफेस्टेशन जो इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है, हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स के कम हो जाने की वजह से, क्लॉटिंग फैक्टर्स के कम हो जाने की वजह से पर्टिकुलरली विटामिन के डिपेंडेंट 2, 7, 9, 10, ठीक है। एक्यूट केसेस में भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, राइट। तो इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स आपके लिवर इंजरी की वजह से डायरेक्टली आप एक्सप्लेन कर दोगे। एक तो आपका हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी, दूसरे बाकी टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं जो लिवर को, सॉरी, जो लंग को, कार्डियक सिस्टम को भी सही से काम नहीं करने देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कह दिया है एक तो आपका एनकेफ्लोपैथी हो गया है, दूसरा हम लोगों ने कह दिया है ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं, तीसरा हम लोगों ने कह दिया लंग की एक्टिविटी कम सही हो जाएगी, तो हम लोग कहते हैं हिपैटो पल्मोनरी सिंड्रोम। कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हिपैटो कार्डियक सिंड्रोम। रीनल डिसफंक्शन भी हो सकता है, हम लोग कहते हैं हिपैटो रीनल सिंड्रोम। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्रॉनिक में भी आएगा। एक्यूट के केस में ये वाली प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। तो दो लाइन में हम लोग कह देते हैं हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी क्या है। बहुत सीवियर हो जाएगा तो ये मैनिफेस्ट करेगा कैसे, ये मैनिफेस्ट करेगा हिपैटिक कोमा, मतलब लिवर की खराबी की वजह से इंसान कोमेटोज हो गया या कोमा में चला गया, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी हिपैटिक इनकेफेलोपैथी की। हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, हिपैटिक इनकेफेलोपैथी में मैं कह रहा हूं पेशेंट में पहले तो प्रॉब्लम हुआ न्यूरोसाइकेट्रिक, ठीक है, ऐसा बहुत एडिमा नहीं हुआ, पेशेंट इरिटेबल हो गया, ठीक है, पेशेंट जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहा, आगे चल के कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, पर्सनालिटी चेंज हो गई, ठीक है, और हो सकता है पेशेंट में सीजर लाइक एक्टिविटी या कोमा भी मिलने लगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी ड्यू टू इंक्रीज इन अमोनिया लेवल, राइट। अमोनिया इज टॉक्सिक टू ब्रेन। ऐसा नहीं कि बॉडी में अमोनिया होता ही नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए पहुंच जाता है ये आपका ब्रेन में। तो यहाँ पे पेशेंट में जो सबसे पहले मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे वो मिलते हैं कि पेशेंट कम अलर्ट हो गया, कंसंट्रेशन खराब हो गया, मैनिक हो गया, डिप्रेस हो गया, रेस्टलेस हो गया, और फाइनली पेशेंट में कोमा वगैरह भी मिल सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये अमोनिया आपका ज्यादा हो गया तो अक्सर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को इरिटेट करेगा, ये अमोनिया टॉक्सिक है, तो ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न मिलता है।
यहाँ पे लिखते हैं इट इज मैनिफेस्टेड बाई altered sleep pattern, comma, reduced alertness, poor concentration, restlessness मतलब काफी इरिटेबल होंगे, restlessness, मैनिक एपिसोड्स। मैनिया और डिप्रेशन आप लोग समझते होंगे, मैनिक का मतलब खूब एक्साइटेड हो सकता है अचानक, डिप्रेशन का मतलब होपलेस हो सकता है। मैनिक एपिसोड्स, ड्राउजीनेस, सुस्त हो सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड, और फाइनली अनकॉन्शियस और कोमा। सीजर्स भी आ सकते हैं, दौरे, सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा। कोमा के बाद डेथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता था, यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लीवर नहीं करना था, लीवर ठीक नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा ये अमोनिया बढ़ेगा उतना ज्यादा ब्रेन तक डिफ्यूज होके पहुंच जाएगा और ब्रेन की एक्टिविटी को काफी हैम्पर करेगा, ठीक है। आइए